मैंने आपका एक रील देखा था जिसमें आपकी चाबी गुम हो गई। यस, सो ट्रिप की शुरुआत होने से पहले ही एक हादसा हो गया। मैंने देखा मेरे पॉकेट में की, मंजिल लंदन थी, वो फाइनल लेके जाना था लंदन ही है, कैसे भी करके जाएंगे। बाहर के कंट्रीज में वेज फूड इतना हाँ, मिलता हाँ। भी नहीं है। चाल से फाउसेन गम से मोनाको हो गया। मोनाको भी आप गए थे? हाँ, यस। वहाँ पे एक नाइट का मिनिमम कॉस्ट 500 यूरो से शुरुआत थी। उफ। आर्मेनिया बॉर्डर से मैं जब येरेवन सिटी की तरफ जा रहा था, टायर में बहुत बड़ा कट लग गया। नाइस नाइस नाइस। सो आपकी 5th बाइक है, 6th बाइक है, कौन सी है? वैसे देखने जाओ तो टोटल 8 से 10 बाइक हो गए, उसमें मैंने 2 से 3 बाइक्स सोल्ड आउट कर दिए, लेकिन Okay. सुपर बाइक्स है मेरे पास। तो कुणाल भाई, आप कभी लेह लद्दाख गए हो? लेह लद्दाख क्या में बात 3 है? बार जा चुका हूँ। तो आपके यहाँ पे कैसे ये आइडिया है कि मेरे को कुछ बाहर का करना है? ऐसी एक रील थी जो लंदन, उन्होंने बाय कार किया था, लेकिन लंदन पहुंचने के बाद वो जो उनकी फीलिंग बताते हैं ना, ये चीज़ करने में कुछ तो थ्रिल है। तो एक दिन में मैंने 2 बार 1000 किलोमीटर कवर किए हैं। ये हैवी विंड का तो मैंने आपका एक रील देखा था जहाँ पे आपने बाइक शायद ऐसे कर दी मैं थी। खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। इवन इतनी हैवी बाइक, इतना हैवी में 120-130 की स्पीड पे बाइक गिर ही रही थी, तो मुझे 2 वॉर थोड़े डिस्टर्ब हुए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी, ये जब जिस दिन मैं तेहरान जाने वाला था उसी मॉर्निंग में बॉम्बिंग स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैंने आज तक मोनाको की रील्स में देखा, मोनाको में ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, तुम गरीब हो और तुम यूँ कौन सी जगह आ गए। 15 अगस्त को अपना तिरंगा झंडा लहराया था, तो वो एक मेरे लिए सबसे इमोशनल और प्राइड मोमेंट था। क्या कुछ तो आउटलेट था जहाँ पे शायद आप पानी पूरी ऐसा समोसा, बिरयानी का समोसा। अब मेन बात आवे पैसा नहीं कि भाई टोटल आपको कितना बजट लगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग से भी ज़्यादा आई से इट्स अ पॉडकास्ट। और बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो धूम मूवी आई थी 2004 में, उसके बाद फॉलोअप हुए काफ़ी सारे धूम के सीक्वेंसेस जिसमें बहुत सारी नई नई बाइक्स आई। कट टू 2025, 5 लाख से लेके 50 लाख तक की आपको प्यारी सी सुपर बाइक्स मिल जाएंगी। नाउ राइडर्स तो बहुत सारे हो गए, बट पैशनेट राइडर जो होते हैं वो गिने चुने होते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है वो ऐसे एक पैशनेट राइडर है हु ट्रैवल्ड फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन, जो कि होते हैं लगभग 32,000 किलोमीटर्स, कवरिंग 45 कंट्रीज़, और उन्हें लगे 101 दिन। जी, सो आज के हमारे गेस्ट ऐसे एक स्पेशल पैशनेट राइडर है जो कि है कुणाल जैन जी, जो कि अहमदाबाद से ही हैं। वेलकम कुणाल भाई। सो कुणाल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। थैंक यू सो मच मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। सो कुणाल भाई, हम पहले तो जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बाइक्स हो गए यहाँ पे, बट आप हमें बताइए कि आपकी पहली जो बाइक्स थी ओन्ड की हुई वो कौन सी थी, और आपका पैशन कहाँ से स्टार्ट हुआ बाइकिंग के लिए? बाइकिंग का पैशन जिसे देखने जाए तो हर एक लड़के की बात करूँ, मैन को लेते हैं तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जब से आप समझदार होते हो तब से एक ये पैशन है। जब बाइकिंग का पैशन स्टार्ट हुआ मुझे कॉलेज टाइम से ज़्यादा, जब कॉलेज में मैं सीए कर रहा था तब क्लासेस जाने होते थे, तो मैंने पापा से बाइक की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने पापा से डिमांड किया कि पापा मुझे बाइक चाहिए। और तो ये कौन सी एज होगी आपकी? एज आप समझिए ना, 21-22। सही है। 21-22 में मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे बाइक चाहिए, तो पापा ने बोला कि हाँ ठीक है स्प्लेंडर ले आते हैं। तो मतलब स्प्लेंडर नहीं, मुझे उस टाइम टीवीएस टर्नर चलती थी, वो मुझे बहुत बाइक पसंद थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, भैया को मनाया कि मुझे ये बाइक चाहिए, लेकिन पापा कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने मुझे स्प्लेंडर दिलाई, मैंने स्प्लेंडर चलाई। लेकिन उस टाइम से एक बाइकिंग का क्रेज़ दिमाग में था। फिर उस टाइम एक दिमाग में था कि भाई अभी चलो ठीक है, अभी जो पापा ने दिलाया वो बेस्ट है, आगे जाके भी मैं खुद पैसे अर्न करके मेरे जो बाइकिंग का ड्रीम है, बाइकिंग रिलेटेड ड्रीम है, वो मैं पूरा करूँगा। फिर जब मैं सीए बना तब पापा ने मुझे थंडरबर्ड बाइक दिलाई। 2 बाइक्स पापा ने दिलाई? हाँ, पापा ने 2 बाइक्स दिलाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने R15 ली, फिर मेटियोर ली, फिर रॉयल एनफील्ड ली, फिर बाइकिंग का सुपर बाइक्स में मैं आ गया। तो वो सिलसिला ऐसे जैसे जैसे पैसे अर्न करते हैं क्या, वैसे वैसे बाइकिंग का क्रेज़ बढ़ता गया। नाइस। सो आपकी 5th बाइक है, 6th बाइक है, कौन सी है ये? विच नंबर ऑफ बाइक दिस इज?
वैसे देखने जाओ तो टोटल 8 से 10 बाइक हो गए, उसमें मैंने 2 से 3 बाइक्स सोल्ड आउट कर दिए, लेकिन Okay. सुपर बाइक्स है मेरे पास। अरे बहुत बढ़िया। सो कुणाल भाई, आप कभी लेह लद्दाख गए हो? क्योंकि बहुत बच्चों का क्रेज होता है कि भाई लाइफ में एक बार लेह लद्दाख करना है। आपने तो चलो उससे भी ऊपर चीज़ की है, बट यहाँ कहीं कौन से कोई जगह पे लेह आपने लद्दाख में travel किया 3 है? बार जा चुका हूँ। अरे वाह। यस, 3 सर्किट मैंने की है। देहरादून से पूरा ले कवर करके पेंगोंग, नुब्रा वैली वगैरह कवर किया हुआ है। दूसरा रूट मैंने शिमला से स्टार्ट किया था, शिमला से पूरा कारगिल होते हुए पूरा पेंगोंग वगैरह पूरा किया था। और तीसरा मैंने जिस्पा वाला पूरा ऑफ रोडिंग किया हुआ है। ऑल ऑन GSA? नहीं, GSA में लास्ट वाला जिस्पा वाला GSA में किया था। और बाकी फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तब मैंने रेंटेड बाइक ली थी वहाँ से। उसके बाद थंडरबर्ड या ऐसा कुछ तो आता या है, यस हिमालयन। हिमालयन जैसी बाइक ली थी मैंने फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद मैं मेरी बाइक लेके गया। अरे बहुत बढ़िया। सो अभी हम मेन बात करते हैं लंदन की यात्रा, जो Yes. आपने मेन स्लोगन Yes. बनाया हुआ था। इंस्टाग्राम पे मैं आपके रील्स देखता था। सो इसकी शुरुआत कहाँ से हो? मतलब ये प्लान ही कैसे है? क्योंकि हम लोग भाई, मैं भी खुद राइड करता हूँ और मेरे पास 1250 RT है, बट मैं इंडिया के बाहर सोच ही नहीं पाता हूँ। हम जाके हम महाराष्ट्र गए हैं, लेह लद्दाख भी चलो एक बार कर लिया, बट इससे ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन होती ही नहीं है। सो आपके यहाँ पे कैसे ये आइडिया है कि मेरे को कुछ बाहर का करना है, इंटरनेशनल ट्रिप करना है? एक्चुअली क्या हुआ, ये अभी जनरली देखो ये सब सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ऐसे ही रात को स्क्रॉलिंग करते करते, आज से 4 से 5 साल पहले की बात है, और मैं कुछ मोटिवेशनली ज़्यादा देखता हूँ, मीन्स जो अपने को इंस्पायर करे। सही। तो आज से 4 से 5 साल पहले ऐसी एक रील थी जो लंदन, उन्होंने बाय कार किया था, लेकिन लंदन पहुँचने के बाद वो जो उनकी फीलिंग बताते हैं ना, लाइक, तो वैसी मैंने 2 से 3 रील देखी। बहुत तो इमोशनल। हाँ, बहुत इमोशनल मोमेंट था वो, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ करने में कुछ तो थ्रिल है। तब से मेरे दिमाग में था कि ऐसी ये राइड मैं अहमदाबाद टू लंदन कभी ना कभी तो करूँगा। तब से वो मेरी ड्रीम लिस्ट में था। सही है, सही है। सो गाइस, ड्रीम लिस्ट में तो होता है, बट उसको फुलफिल करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की परमिशंस चाहिए। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो पेरेंट्स एक है, वाइफ है, सो बहुत जगह से रिस्ट्रिक्शन आते हैं कि भाई यहाँ पे ही करो, कहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कैसे वापस आओगे। सो आपको ऐसे हर्डल्स कुछ आए थे क्या? मे बी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, वाइफ हो देखो, गया, अब जैसे ये सब चीज़ करते हैं ना, तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सही। अगर इतनी बड़ी राइड कर रहे हैं तो 4 से 5 मेन फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्लानिंग, आपका रूट प्लान करना, कितनी कंट्रीज आप कवर कर रहे हैं। उसके बाद उसके वीज़ा, सारे के वीज़ा अलाइन करना भी एक टास्क है, क्योंकि हर एक कंट्री के वीज़ा की एक टाइमलाइन होती है कि पर्टिकुलर 1 मंथ होता है, कोई 6 मंथ के लिए देते हैं, कोई 2 ईयर्स के देते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन के देते हैं कि भाई 8 डेज़ के इतनी, तो आपको 8 डेज़ का वीज़ा होता है। तो वो टाइमलाइन को मैच करना, उसके बाद आपकी फैमिली आपको अलाउड कर रही है, वो भी एक टास्क है। ये सब परमिशन आने के बाद आपका बिज़नेस इस हिसाब से है कि आपके 3 to 4 मंथ्स की ट्रिप है, उसके बाद आपका बिज़नेस सर्वाइव नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, पीछे कौन संभाल पा रहा है। सही। उसके बाद भी आपके में गट्स से आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो 45 कंट्री, 100 more than 100 डेज़। तो ये इतनी सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, और लास्ट में पैसे बिना कुछ भी नहीं होता है। वाह, बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए आपने। हाँ। सो चलिए पहले बात पे आते हैं कि हाउ वाज द प्लानिंग। आपने मतलब कोई आपका रोल मॉडल है राइडिंग में जिसको आपने देख देख के प्लान किया? तो लाइक यूज गूगल और ChatGPT, कैसे आपका प्लानिंग स्टार्ट हुआ? जैसे प्लानिंग में बताऊं तो जब से मैंने राइड स्टार्ट की 2 मई से, उसके 2 साल पहले से मैं इसके पीछे फुल फ्लेज लग गया था। 2 साल से? हाँ, 2 साल से। मेरे को याद है आपने कुछ एक ग्रुप बनाया मैंने था जिसमें 1 मैं साल भी पहले, था। हाँ, 1 साल पहले ये ग्रुप बनाया था। यानी मैंने पहले पूरा स्टडी किया, जितने भी लोग पहले इस टाइप की ट्रिप कर चुके हैं, बाय कार या बाय बाइक, कैसे भी, तो मैंने उन सब से कनेक्ट किया, सबके ब्लॉग्स देखे। रिसेंटली कृष्णा ऑन व्हील्स करके, उन्होंने ओडिशा से लंदन सेम बाइक पे उन्होंने भी किया था, तो मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया। अपने यहाँ से अहमदाबाद से प्रकाश पटेल ने किया हुआ है, आज से 10 साल पहले रॉयल एनफील्ड बाइक पे किया था। तो मैं उनसे मिला। मैं लगभग 10 to 12 लोगों से कनेक्ट हुआ टेलीफोनिक पर्सनल मीट से। तो जिन्होंने भी ये राइड की, तो उनके रिव्यूज़ लिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या हो सकता है, आपने बाइक कैसे शिप की,
आपने कहाँ कहाँ कौन सा रूट लिया, आपको कितनी कंट्री के वीज़ा लगे, आपको कहाँ खाने में क्या प्रॉब्लम आता था, आप कैसे रहते थे, आप कैसे करेंसी मैनेज सारा करते थे, कुछ। जो बेसिक जो मुझे डाउट थे राइट। वो वैसे करके मैंने सारा प्रिपेयर किया, सबसे कोऑर्डिनेट किया, फिर मैंने मेरा रूट बनाया और वो हिसाब से मैंने उसको कोएड किया। और वीज़ा के लिए मैंने लास्ट 8 मंथ से मैंने वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट की थी, क्योंकि क्या होता है वीज़ा भी एक टाइमलाइन होती है कि हर एक कंट्री का एक टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन के हिसाब से मैंने रिवर्स में प्रोसीजर किया। तो कोई कोई कंट्रीज आपको थोड़े साल के लिए भी देते हैं, कोई कोई थोड़े मंथ्स के लिए भी देते हैं। Yes. तो मंथ्स वाले आप एंड में करोगे। मैंने क्या किया, रिवर्स में पूरा, जैसे मेरा जो रूट था उसमें लास्ट मेरा था लंदन, तो यूके का सबसे पहले मैंने 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई किया। गॉट इट। तो इन केस के इन बिटवीन कोई भी अपने कोई कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके पास 2 इयर्स की टाइमलाइन ऑलरेडी यूके लास्ट डेस्टिनेशन के लिए है, क्योंकि उसमें 2 इयर्स का ऑप्शन था, बाकी किसी में ये ऑप्शन था ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने 2 इयर्स यूके के वीज़ा अप्लाई किए, वो आ गए। उसके बाद मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किए, वो 90 डेज़ के मुझे मिले, वो भी आ गए। उसके बाद रूट में जो रिवर्स में जो भी कंट्री आ रही थी उसके मैंने वीज़ा अप्लाई किया, तो वो ईजी रहा मुझे। सो आपने जैसे बात की वीज़ाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क इज क्या क्या मेजर ऐसा पेपर वर्क लगा, जैसे कि बाइक शिफ्ट अगर आपको करनी होती है दूसरे कंट्रीज़ में तो उसके लिए भी थोड़ा एडिशनल पेपर वर्क लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया था, तो उस पर आप थोड़ा एनलाइटन कीजिए। पेपर वर्क की बात करूँ, जैसे कि पर्सन, तो बीइंग पर्सन आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, राइट, आपका मेडिकल ओवरसीज इंश्योरेंस वो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन वो लेना अच्छा है कि आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। ये पर्सनल। अब और आप व्हीकल लेके जा रहे हैं, व्हीकल में आप बाइक लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं। अब मैं बाइक लेके गया था तो बाइक की एक कार्नेट द पैसेज होता है, जैसे अपना पासपोर्ट होता है वैसे बाइक का एक कार्नेट द पैसेज होता है। कार्नेट द पैसेज उसमें भी अलग अलग वो 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। तो आप 1 साल तक आपका बाइक आप फॉरेन में ले जा सकते हैं, फिर वापस 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका बाइक वापस लाना रहता है। तो वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है या कहीं जाना पड़ता है उसके लिए, क्या होता है? उसके लिए मुंबई में इसका एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन में आपको मेल करने हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट बन के आता है। गॉट इट। उसमें भी क्या होता है, 5 पेज का है, 10 पेज का है, 20 पेज का है, वो अलग अलग पेजेस के हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। उसकी 2 लाख रुपीज़ रिफंडेबल डिपॉजिट होती है, और आप जितने पेजेस का सिलेक्ट करते हो वो हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। अप्रोक्स जैसे कि आप 5 पेज का सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट 50-60,000 समथिंग है। मतलब ये क्या है पेजेस मतलब जैसे कि आप कंट्री वाइज है, कितनी कंट्री में आपको जाना है तो उसमें स्टैंपिंग होता है, एंट्री और एग्जिट का। और ये कार्नेट द पैसेज हर एक कंट्री में रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे ईरान में है ये कंपलसरी है, तो ईरान में कंपलसरी कार्नेट के बिना आप बाइक ट्रैवल नहीं कर सकते। तो नेपाल में भी कार्नेट स्टैम्प करवाया तो ये हर एक कंट्री में रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये कार्नेट द पैसेज होना चाहिए। जैसे ईरान में आपको ट्रैवल करना है तो कार्नेट द पैसेज कंपलसरी होना चाहिए। तो वो जैसे 5 पेज का था तो उसमें से ईरान में से 1 पेज यूटिलाइज हुआ। तो ऐसे आपने टोटल कितनी कंट्रीज का कार्नेट कराया था? मैंने 10 पेज का लिया था, क्योंकि हर कंट्री में रिक्वायर्ड नहीं रहता है, तो मैंने 10 पेज का कार्नेट लिया था, जिसकी कॉस्ट मुझे 90,000 और 2 लाख डिपॉजिट, यानी 3 लाख जैसा मुझे इसका कॉस्ट था। जिसमें जब बाइक वापस आ जाएगी तो ये कार्नेट के डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करूँगा, तो जो 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है वो मुझे वापस दे देंगे। गॉट इट। सो भैया इतनी लंबी राइड है तो आपने बाइक को भी इतना हेवी प्रिपेयर किया होगा। सो व्हाट ऑल एक्सेसरीज वर देयर, मतलब आपने बाइक में क्या क्या लोडिंग कराया था एक्स्ट्रा फॉर स्पेशली दिस राइड, कि भाई मैं इसमें ये डालूंगा ताकि मेरे को इतना सामान या जो भी हो कंफर्ट। यस एसेसरीज की बात करूँ, जैसे मेरी बाइक ऑलमोस्ट सारी फुल्ली लोडेड ही होती है, तो उसमें 85% तो सारी चीज़ें उसमें थी ही। लेकिन अब बात रही स्टोरेज की, अब इतनी बड़ी राइड है, बाइक लेके जा रहे हैं, तो स्टोरेज बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैंने स्टोरेज के लिए 1 से 2 चीज़ें एडिशनल ली, जैसे 3 पैनियर्स होते हैं, राइट लेफ्ट टॉप। फिर पीछे मेरे पास 2 बैग थे ही, जिसमें मेरे सारे क्लोथ जो पीछे पिलियन की जगह पे, मतलब अदर देन पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स आपके पास और एक राइड बैग भी था? हाँ, 2 बैग्स थे जिसमें यस। और फिर 2 मैंने आगे फ्रंट में 2 बैग लगते हैं, राइट एंड लेफ्ट में, जिसमें आपका टूल किट वगैरह जो अपने इस बैग के यस इस बैग का जैसे ही आगे 2 बैग मैंने लगाए थे, राइट एंड लेफ्ट। तो उसमें भी काफ़ी छोटा छोटा सामान है, वो आ गया था। उसके अलावा चाइना में मुझे
पैनियस के ऊपर के 2 बैग मिल गए थे, अरे वाह। राइट एंड लेफ्ट, तो वो भी मैंने ले लिए थे। तो वो मैंने यहाँ से नहीं लेके गया था, लेकिन वो वहाँ पे लिए थे। तो आप बेसिकली 1 BHK लेके घूम रहे थे। यस यस 100%। गॉट इट। सो ये हुई आपकी बाइक की बात। अब बात करते हैं कि आप सामान में क्या ले गए थे। जैसे कि अगर मैं कोई लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मैं एक तो पंचर रिपेयर किट रखता हूँ और एक हवा के लिए रखता हूँ। सो ये हुआ छोटी राइड्स के लिए। अब लंबी जब आप करते हो तो मे बी कभी कभी कोई जगह पे बहुत एक्सट्रीम बर्फ होता है, कहीं ज़्यादा गर्मी होता है, सो उसके लिए आपने कुछ प्रिपरेशन जैसे किया था? उसमें बात करूँ तो मैं जैसे बाइक में मैंने कैरी किया था, एक तो बाइक रिलेटेड सारी टूल किट। अब जैसे BMW बाइक है तो कंप्यूटराइज सिस्टम से ही काम होता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे उसका फ्यूज़ हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, जो भी उसके गियर लीवर हो गए, ब्रेक लीवर हो गए, ब्रेक पैड हो गए, ब्रेक पैड भी मैंने कैरी किए थे, सारे फ्यूज़ हो गए, और पूरी बाइक खुल सके वैसे मैंने टूल्स कैरी किए थे। उसके बाद मैंने मेडिकल किट ली थी कि भाई आपको कोई भी टाइप की मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी आ रही है तो वो। टायर रिपेयर किट मैंने कैरी की थी। फिर एयर प्रेशर पंप लिया था मैंने के कभी भी कोई भी एयर फिल करने के लिए। उसके बाद मैंने विंटर और रेन गियर्स लिए थे और नॉर्मल क्लोथिंग लिया था। सो आपने जैसे बात की आपने सारी टूल किट्स ली थी, तो आपने ये BMW का DIY कोर्स किया हुआ है क्या? बिकॉज दे ट्रेन फॉर दिस GSGSA। यस, ऐसा कोई नहीं, जस्ट बेसिक उनसे मैंने पूछा था कि भाई ऐसा ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला भाई 24/7 आप कभी भी कॉल करना, आपको हम गाइड कर देंगे। बाकी उन्होंने सारा बेसिक जो भी था वो तो बता ही दिया था कि ये चीज़ है, तो भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कीजिएगा। सही बात है। अभी चलिए हम राइड पे आते हैं। सो आपने अहमदाबाद से जर्नी कब स्टार्ट की, कौन से टाइम को स्टार्ट की, और दूसरा इंडिया में जाते वक्त आपको कहाँ कहाँ अड़चने आई? मे बी इन टर्म्स ऑफ ब्रेक फेलियर्स हो गए, या तो पंचर हो गया, तो मैंने आपका एक रील देखा था जिसमें आपकी चाबी गुम हो गई। यस यस यस, उस पर आप थोड़ा एनलाइटन करो हमें। मैंने 2 मई 2025 को इंडिया से अहमदाबाद से जर्नी स्टार्ट की थी। 1 मई को अपना BMW शोरूम से फ्लैग ऑफ किया था, रात को किया था। और 2 मई को मॉर्निंग में मैंने मेरे घर के वहाँ से मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो वहाँ से मैंने फ्लैग ऑफ किया था। 2 मई को फ्लैग ऑफ किया। फर्स्ट नाइट में राजस्थान में रुका था। उसके बाद मैं राजस्थान कहाँ एग्जैक्टली? राजस्थान में मैं जहाजपुर करके जगह थी, वहाँ रुका था। उसके बाद मैं ओराई में रुका था एक नाइट, दूसरी नाइट फिर मैं सीधा चला गया था नेपाल के लिए। तीसरी नाइट में नेपाल में स्टे था। लेकिन इन बिटवीन मेरे साथ एक हादसा हो गया। और हादसा ऐसा हुआ कि बहुत ही वो एक फ़नी मोमेंट था कि ट्रिप की शुरुआत होने से पहले ही एक हादसा हो गया कि अयोध्या से पहले ही आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर्स पहले ही सिग्नल आया योर की इज़ नॉट नियर बाय। कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि क्या की कहीं साइड में अपने पॉकेट में हो जाती है। तो मैं रुका, क्योंकि ऐसा अगर कभी भी सिग्नल आ रहा है तो मैं रुक के की को एक बार चेक करता हूँ, फिर ही हाँ चलो ठीक है की को एडजस्ट करता हूँ, वो सिग्नल चला जाता है। मैं रुका, मैंने देखा मेरे पॉकेट में की नहीं थी। मैंने बाइक साइड स्टैंड पे की, एकदम अच्छी तरह से देखा, लेकिन की नहीं थी। मैं आ गया टेंशन में। मैं पीछे 10 किलोमीटर तक 15 किलोमीटर तक गया, लिटरली बाइक की को देखा, ढूंढा, बहुत ट्राई किया, लेकिन की मिली नहीं। तो बट ऑब्वियसली मैं सेकंड की प्लास्टिक की लेके गया था। तो बाइक तो मैं चालू कर ही सक रहा था, लेकिन सेकंड की का आपको भी पता है, BMW राइडर है तो जो अपनी कीलेस की है तो की खाली अपने पास रखनी होती है, वो ऑन ऑफ सब कुछ होता है। अब जो सेकंड की है वो प्लास्टिक की होती है, वो आपको रियर टायर के फेंडर के ऊपर एक सेंसर होता है, वहाँ आपको टच करना होता है। वो टच करते हो तब जाके आपका इग्निशन ऑन होगा। सो गाइस, ये जिस की बात कर रहे हैं वो आपको इस स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। सो ये जो बोल रहे हैं कि रेयर टायर के वहाँ पे उनका सेंसर होता है, हमारे RT में वो आगे है, बट ऐसा की दिखता है जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखा है। यस, प्लीज़ कंटिन्यू कुणाल भाई। तो वो जो की वाला था वो तुरंत मैंने अहमदाबाद में प्रीतेश भाई को, लव भाई को फ़ोन किया, भाई ऐसा चीज़ हो गया है, की खो गया है। उन्होंने तुरंत जर्मनी की ऑर्डर की। जर्मनी से की अहमदाबाद आते आते लगभग
10 to 12 डेज लग गए। For sure. और मैं उस टाइम पे चाइना पे था, फिर यहाँ से की दुबई भेजी पार्थ भाई की हेल्प लेके, फिर पार्थ भाई ने वो चाइना भेजी, और मैं जिस लोकेशन पे था ना वहाँ से भी लगभग 2000 किलोमीटर दूर थी वो की। तो की मेरे पास आते आते पूरा 1 मंथ लग गया। तो वो 1 मंथ तक मैंने प्लास्टिक की के साथ चलाया है। और वो भी क्या है, वो प्लास्टिक की एकदम नॉर्मल होती है, और वो एक ही की से सारे पैनियर्स खुलते हैं। राइट। तो पैनियर्स भी, और वो प्लास्टिक की रिस्की थी, तो मुझे लव भाई ने बोला कि अगर ये अभी टूट गई तो अभी आपकी बाइक बंद हो जाएगी। सही बात। तो वो लॉक्स भी, पैनियर्स के लॉक नहीं खुल रहे थे। तो फिर मैंने नेपाल में उस दिन छुट्टी थी, तो नेपाल में डायमंड भाई करके है। डायमंड भाई है, ओके, जो रॉयल एनफील्ड के डीलर है वहाँ पे, ओके, काठमांडू में। राइट। तो उनको फ़ोन किया, तो उनके एक बड़े भाई के पास एक चाबी की शॉप थी, की शॉप थी। Okay. उन्होंने उनको फ़ोन किया, मैं वहाँ पे गया, और उन्होंने मुझे वो पैनियर्स के लिए पूरी वो मेटल की बना के दी। वाह। तो जिससे BMW के पैनियर्स खुल सकते थे। यस, क्योंकि वो प्लास्टिक की प्लास्टिक की एकदम सॉफ्ट होती है, वो खुल तो रही थी, लेकिन वो रिस्की था। अगर वो टूट जाए तो सेंसर खत्म हो जाता, तो वो राइड वहीं रुक जाती। तो फिर काठमांडू में मैंने 3 की बनवा ली। बोला भाई तू 3 बना दे, अब ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये की को लेके मुझे उसकी मेटल की भी बनानी पड़ी, और वो जो प्लास्टिक की थी उससे मैं सेंसर लगा के करता था। और जो रियल की थी वो मुझे 1 मंथ बाद मिली। तो मैंने 1 मंथ तक वो प्लास्टिक की से नीचे झुक के, और कितनी बार तो क्या होता है एकदम, वो एक टफ सिचुएशन था कि वो कैसे, वो मैंने स्टोरी में भी रखा है कि वो एक बहुत फनी सिचुएशन थी। सो गाइस, जो पार्थ भाई का रेफरेंस है वो यहाँ से दुबई गए हुए हैं ऑन हिज GSA, एंड ही हैज टोटली शिफ्टेड हिज GSA फ्रॉम अहमदाबाद टू दुबई। अभी वो वहीं पे रहते हैं, और उन्होंने पूरा कारनेट नहीं बट पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ उन्होंने बाइक शिफ्ट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इधर देखने मिल जाएगा। सो ये राइड तो इतनी लंबी होने वाली थी, जो आपने पहले से ही फोरकास्ट किया हुआ था कि भाई 101 दिन लगने वाले हैं। आपने अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि मैं जब यहाँ से लेह लद्दाख गया था, मैं गया था जून में, और भयंकर गर्मी थी, स्पेशली यहाँ से पठानकोट जाते जाते, कि हम रात को निकलते थे। तो ये तो भाई बात हुई 2-3 दिन की। 101 दिन मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू मोर देन 3 months। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर दिस? जैसे वो गुजराती में एक कहावत है, मन हो ना तो मांडवे जवाए था। ये मुझे काफी सारे लोगों ने बोला, जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, आपने कुछ मन में ठान लिया है, तो फिर रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कुछ भी हो, आपकी मंजिल लंदन है। मुझे लंदन ही दिख रहा था, और कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मुझे लंदन पहुँचना है। फिर रास्ते में कुछ भी आएगा, जैसा भी आएगा, उसको फेस करके मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। सही बात है। सो आप पर डे कितने रफली किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज? शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले दिन 500-600 कर लो, नेक्स्ट डे 250-300 कर, तो ऑन एन एवरेज आप दिन का कितना किलोमीटर्स? दिन के किलोमीटर्स कवर करने में ऐसा कोई फिक्स नहीं था। जैसे क्या होता है, आपको डेस्टिनेशन, भाई आज कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ क्या एक्सप्लोर करना है, उसके ऊपर मैं एक दिन पहले ही प्लान बनाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने दिन के किलोमीटर्स कवर किए, तो एक दिन में मैंने 2 बार 1000 किलोमीटर कवर किए, और लास्ट दिन मैंने 2200 किलोमीटर कवर किए विदाउट अ सिंगल नैप। वाओ। सो कितना टाइम लगा आपको? It will take 36 hours. Continuous. Yeah. Just a fuel and tea break. So didn't you feel tired on this bike? ना, वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एक जुनून था। Amazing. और बाकी मैंने नाइट में कभी भी ड्राइव नहीं किया है, एक लास्ट दिन को छोड़ के। Okay. बाकी मैं सुबह जितने ज़्यादा किलोमीटर्स होते थे वो हिसाब से मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता था। Okay. बाकी 400-500 किलोमीटर है तो मैं 10 बजे स्टार्ट कर रहा था। तो वो हिसाब से जैसे किलोमीटर से वो हिसाब से मैं राइड स्टार्ट करता था। राइट। और रात होने से पहले मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। गॉट इट। सो ये हुई आपकी टोटल मेंटल प्रिपेयरनेस के बाद। अब हम ये बात करते हैं कि जब आप ये राइड कर रहे थे, ऑब्वियसली अलग अलग कंट्रीज़ है तो उसके अलग रूल्स हैं,
उसकी अलग स्ट्रगल शायद आपको बीच में आएगी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ पुलिस, या तो कहीं मिलिट्री रूल हो तो उन्होंने रोक लिया, कुछ भी। क्या आपकी मोस्ट आपको ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे स्ट्रगल, या तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ लगी, या तो ऐसा कोई मोमेंट दैट यू फील कि नहीं भाई यहाँ पे तो यार पंगे हो गए, या तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही मेरे साथ हो रहा है, ऐसा कुछ आपको? ऐसा देखने जाओ तो ऐसा कहीं पे भी कंट्री में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जहाँ अननेसेसरी परेशान किया हो। जो रूल्स रेगुलेशन जैसे बॉर्डर पे होते हैं तो उनकी जो प्रोसीजर होती है स्टैंडर्ड, हर एक कंट्री की अपनी अपनी प्रोसीजर होती है, तो वो हिसाब से प्रोसीजर में कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है, कहीं एकदम इजी होती है, आप 10 मिनट में भी फ्री हो जाते हो, कहीं 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। और ये रही बात दूसरी तरीके से, एक टर्की में थोड़ा स्पीड लिमिट का प्रॉब्लम था। स्पीड लिमिट में वहाँ पे 70-80 स्पीड लिमिट थ्रू आउट थी, और वो उनको पूरा प्रॉपर वॉच करते हैं, हर जगह पुलिस भी है, उसको ट्रैक होता है। मुझे एक 10,000 का चलन भी आया, स्पीड चलन, 10,000 रुपीज़? हाँ, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, जो मैंने बॉर्डर पे किया था। और उसके अलावा 2 से 3 बार पुलिस का चेकिंग था, वो स्पीड लिमिट को लेके दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो उस टाइम थोड़ा मुझे स्पीड लिमिट को, बाकी इंडियन नंबर प्लेट के हिसाब से कहीं पे भी दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। राइट, क्योंकि अपनी बाइक्स तो भाई ऐसी है 1250 सीसी, अब ऐसे ही मतलब 100 के ऊपर, हाँ, ना 100-120 तो एकदम नॉर्मल स्पीड हो जाती है। तो क्या होता है उसमें 70-80 चलाना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है आपको, कि भाई रोड खुला है, कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको 70-80 चलाना है, तो वो एक तब अपने को टायर्ड फील होता है कि नहीं यार, ये अब ये ख़त्म होना चाहिए। सही है। सो और बात करते हैं आपकी स्ट्रगल्स के बारे में। सो वहाँ पे क्या आपको यहाँ के कंपेयर में दूसरे क्या स्ट्रगल्स लगे कि भाई आपका कहीं अटक गया, जो भी इन जनरल स्ट्रगल्स की बात करूँ तो जैसे कि इंडिया में तो की लॉस्ट हो गया था, उसके बाद नेपाल में रोड्स अच्छे नहीं थे। नेपाल के रोड बहुत ही ख़राब थे, या नहीं हो रोड्स ही नहीं थे, उसको बोल सकते हैं कि बिना रोड्स के बाइक चलाई है, तो वो एक नेपाल में रोड्स बहुत ख़राब थे। चाइना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था, यानी इन 2 कंट्रीज़ ने क्या बोलते हैं आपको मजबूत कर दिया कि आगे कोई भी मुसीबत आएगी ना, आप उसका सामना कर लोगे। और क्यों ऐसा? चाइना में क्या डिफिकल्टी? चाइना में सारे वेदर आ गए, -डिग्री टेम्परेचर, -5 डिग्री, ओके, स्नो, हैवी रेन, हैवी विंड, हर एक सिचुएशन में मैंने बाइक चलाई है। ये हैवी विंड का तो मैंने आपका एक रील देखा था जहाँ पे आपने बाइक शायद ऐसे कर दी मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, इवन इतनी हैवी बाइक, इतना हैवी में बाइक चल नहीं रही थी। 120-130 की स्पीड पे बाइक गिर ही रही थी, तो मैं एक बार साइड में खड़ा रहा, और वहाँ पे भी बाइक खड़ी नहीं रह रही थी, तो बाइक को लेटा के मैं भी लेट गया था, इतना हैवी विंड था। ओहो। तो उस टाइम तो यूँ ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा सब रहेगा तो कैसे ये राइड होगी यार। ये सब चाइना में आपको? ये सब चाइना में मुझे फेस हुआ यार। ओके। वेदर के बाद भी, जैसे जिस दिन स्नो गिरा था उस दिन हमने मॉर्निंग में राइड स्टार्ट की थी, तो रास्ते में ब्लैक आइस था। तो अब बीइंग राइडर जैसे वो आप ब्लैक आइस में बाइक तो कैसे चला पाओगे, उसके लिए आपको चेन्स या वगैरह वो सब लगाने पड़े। वो इतना तो प्रिपेयर करके नहीं गए थे कि भाई ऐसी, क्योंकि जो ऐसी आफत आ सकती है। एक बार तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि ब्लैक आइस होगा, मैं तो बस मेरे नॉर्मल राइडिंग, और एकदम जोर से गिरा मैं। ओ भाई। तो आपको कुछ इंजरी? नहीं, मैं राइडिंग गियर से सारे हेलमेट वगैरह पहन के राइड करता हूँ, तो टचवुड मुझे कुछ लगा नहीं। फिर वही लोकेशन पे बाइक साइड में खड़ी करके हमने 1.5 घंटा वेट किया। चाइना की गवर्नमेंट ने आके सब वो नमक वमक डाल के वो उसको, और वो उस दिन रास्ता 450 किलोमीटर जैसा था, और लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक ये सेम सिचुएशन थी। ये एक्शन कितना फास्ट था जैसा आपने, क्योंकि इंडिया में तो ये चीज़ का कोई पार ही नहीं है, वो तो शायद नेक्स्ट डे क्लियर हो पाएगा। हाँ, नहीं, वो आ गए थे, वो 15-20 मिनट में आ गए थे। अमेजिंग। 15-20 मिनट में आ गए, उन्होंने सब डाला, तो लगभग हम 1 से 1.5 घंटे बाद वो लोकेशन से धीरे धीरे आगे मुड़े, आगे चलने के बाद भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर के ड्राइव करने के बाद मैं वापस गिरा, क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता था और हर जगह वो ब्लैक आइस था। तो वापस गिरा, मैंने अब मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने गाइड को फ़ोन किया, गाइड पीछे ही था, और मैंने बोला भाई तू टो बुला ले, आज के दिन के लिए टो कर ले। तो उसने ट्रक बुलाया, उस दिन मैंने टो करवाई, और फिर मैं गाइड के साथ गाड़ी में बैठ के उस दिन मेरा ब्रेक हो गया और मैंने टो करवा दिया था।
सो अभी अगर हम इसकी भी बात करें तो यहाँ के रोड्स आपको पता ही है, वहाँ तो चलो ब्लैक आइस था, बट हाउ अबाउट द रोड्स इन अदर कंट्रीज? कहीं आपको ऐसे देखने लगा कि भाई रोड्स बहुत ही बदतर है, मतलब अपने यहाँ से भी बदतर है? आपने शायद एक नेपाल का बोला, नेपाल के अलावा ऑलमोस्ट सब जगह रोड्स बहुत अच्छे थे। रोड्स का कहीं पे भी कोई भी ऐसा, कहीं पे भी जैसे स्पीड ब्रेकर हो के रोड्स टूटे हुए, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। यानी एकदम आप क्रूज करके बाइक चलाओ, कहीं पे भी कोई भी आपको डर ही नहीं है। आप इवन रात को भी ड्राइव कर रहे हो ना, तो जस्ट आपको वो मार्क्स फॉलो करने हैं। राइट। तो रोड्स सब जगह काफ़ी बढ़िया थे। इसलिए गाइज अपनी RT और K1600 वहाँ पे ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू दैट इन इंडिया। ओके, सो अभी अगर हम इसकी बारे में बात करें तो ये BMW 1250 GSA जो आप लेके गए थे, हाउ इज़ इट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी? क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस तय करना, इतने एडवेंचर वाले रोड्स भी बीच में आए, तो आपकी बाइक में क्या ऐसी स्पेशलिटी थी जो आप पूरा विथस्टैंड किए इतने लंबे जर्नी तक? इसने आपको कितना ट्रबल दिया, कितना नहीं, वो उस पर आप थोड़ा जैसे बाइक की बात करूँ तो टचवुड बाइक ने एक भी बार मुझे बाइक को लेके कोई भी क्वेरी या कोई भी परेशानी थ्रू आउट द ट्रिप नहीं आई है। राइट। और रही बात टायर की, जैसे टायर है, इतनी लॉन्ग जर्नी है 32,000 किलोमीटर की, यहाँ से मैं दोनों टायर, फ्रंट और रियर टायर में न्यू ही डाल के गया था। राइट। लेकिन एक बार चाइना में मेरा रियर टायर पंचर हुआ था, और वो So पंचर guys, भी ये जिसकी बात कर रहे हैं उसका रील हमने इधर डाला हुआ है, क्योंकि मैंने भी इनका रील देखा था, पूरा इतना बड़ा सा उनके टायर पे पूरा वो आ गया था। सो उससे आप कैसे बाहर निकले? हाँ, तो नॉर्मल पंचर था, वो होटल के पास ही पड़ा था, तो वो तो मैनुअल मेरे पास पंचर किट थी, तो उससे रिपेयर कर लिया। दूसरे दिन टायर शॉप पे जाके उसको पक्का पंचर करवा लिया। आर्मेनिया बॉर्डर से मैं जब येरेवन सिटी की तरफ जा रहा था, वहाँ पे 25 किलोमीटर दूर ही टायर में बहुत बड़ा कट लग गया, फ्रंट टायर में। वही जगह पे? नहीं, आर्मेनिया से सिटी से मैं आर्मेनिया बॉर्डर से आर्मेनिया सिटी की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एकदम ही टायर प्रेशर एकदम ख़त्म हो गया। तो मैंने रुका, मतलब भाई क्या हो गया एकदम, तो फ्रंट टायर में बहुत बड़ा कट लग गया था। So ये वही कट है जो जिसको आपने पहले पंचर किया? नहीं, वो पूरा अलग ही था। और ये तो बहुत बड़ा था, जिसमें पंचर भी नहीं हो सके वैसी पोजीशन थी। और नियर बाय में कोई टो सर्विस भी अवेलेबल नहीं थी, ना ही कोई टायर शॉप था। तो लोकल्स की हेल्प लेके उन्होंने मुझे एक व्हीकल अरेंज करवाया। मैंने लकड़ी का रोड रख के वो बाइक ऊपर चढ़ाई, उनके पास बांधने का भी कुछ नहीं था। मैं अंदर बैठ के बैलेंस किया बाइक को, 25 किलोमीटर दूर गए, टायर शॉप पे गए। टायर शॉप के पास भी टायर नहीं था, टायर चले वैसी कोई पोजीशन ही नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा पैच था टायर रिपेयर का, पंचर बनाते वैसा। तो उसने मुझे वो रिपेयर करके दिया, जिससे मैं सिटी तक 300 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए। ओके। तो वो टायर रिपेयर करवाया, मैं येरेवन सिटी में पहुंचा। येरेवन सिटी में एक फ्रेंड ने ऑलरेडी टायर की शॉप को बात करके रखी थी, उसके पास टायर नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे तक उसने टायर अरेंज कर दिया और मैंने टायर डलवा दिया। सो गाइस, भाई का बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जहाँ भी नेक्स्ट जाते हैं वहाँ पे दोस्तों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये चीज़ हुई है, प्लीज़ आगे देख लेना। सो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सो कुणाल भाई, जब आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यार अब नहीं, इतना सारा कुछ चल रहा है, अब यार वापस जाते हैं? ठीक है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि रोड्स भी ख़राब थे, हवा भी इतनी आई, टायर में भी ये सब हुआ, तो कभी कभी लगता है कि यार बस बहुत हो गया, मैंने सोच तो लिया था इतना लंबा जाऊंगा, पर अब नहीं हो पा रहा। सो डिड यू एवर थिंक अबाउट क्विटिंग इन दिस राइड? नहीं, देखो, अगर कोई चीज़ ठानी है करने की तो क्विट करने की तो बात आती ही नहीं है। मंजिल लंदन थी, वो फाइनल है कि जाना तो लंदन ही है, कैसे भी करके जाएंगे। टर्की से क्या है कि आप शॉर्टकट लेके भी आप लंदन जा, शॉर्टकट यानी आप 4 से 5 कंट्री यूरोप की कवर करते हुए भी आप लंदन पहुंच सकते हैं, और सारा यूरोप कवर करते हुए भी लंदन जा सकते हैं। मैंने 2-3 मेरे फ्रेंड ने कंसल्ट किया, बात की, अभी तू निकला है तो थोड़ा प्रॉपर कवर करके, या यहाँ पे भी अभी जैसा स्लैक है, इतना काम नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो पूरा ही कवर करके लंदन पहुँचते हैं। तो वो 2 से 3 बार ऐसा हुआ था, लेकिन लंदन तो लास्ट डेस्टिनेशन थी, तो वापस बैक करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। राइट। और अभी इंडिया तो नहीं, यहाँ पे तो अच्छा सा मसाले वाला खाना मिलता है जिसके लिए हमारे पेट सब रेडी है। वहाँ आपको इतने सारे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, फूड में क्या वैरायटीज़ लगी? कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये फूड पूरा पानी जैसा है, इसमें कुछ मज़ा नहीं है, या तो कुछ में भी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे, तो उसके बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस? देखो, फूड की बात करूँ तो मैं जैन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ,
तो और इवन बाहर के कंट्रीज में वेज फूड इतना हाँ, मिलता हाँ, भी नहीं होगा। तो अगर आप ऐसी कोई भी टाइप की एडवेंचर राइड कर रहे हैं तो चाल से फाव से न गम से अगर ये मंत्र को आप नहीं अपनाते तो आप भूखे ही मरने वाले हैं। सही। तो क्या था कि जैसे बाइक में भी स्टोरेज लिमिटेशन था, तो मैंने खाना कुछ भी कैरी नहीं किया था, ना ही उसको कुछ बनाने का कुछ सामान मेरे, क्योंकि बाइक है तो बाइक में तुम कितना सामान कैरी करोगे। तो खाना एक टास्क था। नेपाल में खाना मिल जाता था, चाइना में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए थे कि क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन ही नहीं है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही नहीं है। कुछ जगह नेपाली रेस्टोरेंट मिल जाती थी तो खाना मिल जाता था। पिज़्ज़ा भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होते थे, गाइड आता था हमारे साथ, वो समझाता था तब जाके वेज कुछ मिल जाता था। तो चाइना में प्रॉब्लम्स हुए थे। चाइना के बाद कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बाकी सब कंट्रियों में कहीं ना कहीं एक दो इंडियन रेस्टोरेंट तो मिल जाती थी। तो कहीं ना कुछ खाना तो मिल ही जाता था। तो खाने का वो ऐसा है कि भाई हाँ, जैसे अब आप यूँ बोलोगे भाई आपको अहमदाबाद जैसा, गुजरात जैसा खाना मिले तो वो पॉसिबल नहीं है, बट आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वो एडजस्ट करने वाली बात है। बहुत सही बात है। हाउ अबाउट दीज कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी? क्योंकि हम आपकी रील्स जब फॉलो कर रहे थे, हमने देखा था जब इज़राइल और ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ था, जब ईरान ने बहुत सारे बॉम्बार्डिंग किया था, अब तब उसी टाइम ईरान के आउटस्कर्ट्स में ही थे। सो हाउ वाज द सिचुएशन ओवर देयर? क्योंकि हम जब न्यूज़ में देख रहे थे वो कंटिन्यूस हर एक न्यूज़ चैनल वही चीज़ दिखा रहा था कि भाई यूएई से दिख रहा है, कतर से दिख रहा है, सऊदी से बॉम्ब्स दिख रहे हैं। आपने शायद वो लाइव देखा होगा, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पे? जैसे सेफ्टी और वॉर सिचुएशन की बात करूँ तो मुझे 2 वॉर थोड़े डिस्टर्ब हुए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी ये जब प्रॉब्लम्स हो रहे थे तब मैं नेपाल में ही था। तब एक कंसर्न था कि यार ये चाइना हमको अलाउड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो तभी वो सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे। तब तो नेपाल क्रॉस कर लिया, चाइना क्रॉस कर लिया, तब वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात ईरान की, ईरान में जिस दिन एंटर हुआ ना, उसके नेक्स्ट दिन ही मैं तेहरान जाने वाला था। और उसी मॉर्निंग में, जिस दिन मैं तेहरान जाने वाला था, उसी मॉर्निंग में बॉम्बिंग स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ। मेरे फ्रेंड का पहले ही मेरे कॉल आ गया था कि भाई तेहरान में बॉम्बिंग की न्यूज़ है, तू अगर निकल रहा है तो एक बार क्रॉस चेक करके निकलना। मैंने न्यूज़ देखे, सब कुछ देखे, तो वो रियल ही थे। ईरान जिस दिन मैं पहुंचा था उसके नेक्स्ट डे ही वॉर स्टार्ट हो गया था। तो मैं तेहरान ही जाने वाला था, लेकिन मॉर्निंग में फ्रेंड का कॉल आ गया कि भाई तेहरान में ही बॉम्बिंग हुआ है। तो जो भी है वहाँ तो लोकल से कंसर्न करके ही आगे राइड स्टार्ट करना। मैं मसाद में था। तो मैंने एम्बेसी को कनेक्ट किया, तो एम्बेसी ने यही बोला कि आप जहाँ पे हो वहीं पे स्टे करो, अभी तेहरान मत आओ। तो 2 दिन मैंने मसाद में स्टे किया, पर डे बाय डे सिचुएशन और वर्स्ट होती जा रही थी। तो फिर मैंने कहीं से भी मेरे फ्रेंड्स के कनेक्ट किया, और वहाँ से एक और रूट है, कोस्टल रूट, जहाँ से आप आर्मेनिया की बॉर्डर जा सकते हो। तो आपने बाईपास कर दिया था? मैंने तेहरान और तबरीज जो होके मुझे बॉर्डर जाना था ना, वो उसका सेकेंड रूट, कोस्टल रूट अवेलेबल था। तो मैंने वो रूट लेके मैंने एज अर्लीस्ट ईरान को स्किप करने का ट्राई किया, और वो मैंने फर्स्ट नाइट होल्ड 800 किलोमीटर पे किया, और दूसरे दिन मैं 1000+ किलोमीटर कवर करके आर्मेनिया बॉर्डर पे सीधा चला गया। बढ़िया। अभी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था। सब वरीड थे कि यार ये ईरान में है, पूरे ईरान में। यस, ईरान में इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और फ़ोन भी नहीं लग रहे थे। तो एक फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैनेज करेगा, कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो मेरे लिए एक थोड़ा कंसर्न पॉइंट था कि मैं तो सेफ था, मैंने तो मेरे हिसाब से सेकेंड रूट लेके मैं निकल गया था। ऐसा कितने दिन था इंटरनेट कट ऑफ? 2 days? 3 days, यस। ओके, सो 3 दिन तक आपने फैमिली या फ्रेंड से बात ही नहीं हुई थी। खाली एक बार कॉल लगा था, तो मैंने वाइफ से बात की थी, मैं जहाँ पे भी हूँ सेफ़ हूँ, इंटरनेट बंद हो गया है, मैं जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करूँगा, बॉर्डर की तरफ के लिए मैं निकल गया हूँ, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करूँगा मैं कॉल कर लूँगा, तो चिंता मत करो। राइट, चलो बढ़िया। अभी इस पे बात करते हैं कि जैसे मैं 3 महीना था लेबनान में, बेरूत में। अब वहाँ पे ना थोड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, स्पेशली हिजबुल्ला। सो आपको ड्यूरिंग दिस ट्रैवल कहीं ऐसे मिलिटेंट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बीच में आपको मिले, नहीं मिले, ऐसा कुछ सीन? वैसे देखने को जाओ ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी भी नाइट में ड्राइव नहीं किया। ओके। और मैं अच्छे होटल्स में ही स्टे करता था,
सिटी सेंटर के पास में रुकता था। राइट। नाइट में कोई भी ऐसी जगह नहीं जाता था जहाँ आपको यूँ प्रॉब्लम लगे, तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता था। तो वो सब चीज़ों का मैंने बहुत ध्यान रखा है, राइट। तो जिससे कहीं पे भी, क्योंकि अकेले निकले हैं तो सही कहीं पे बात भी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सही बात है। अब मिलिटेंट्स की बात करो तो आर्मेनिया में मुझे डॉग्स ने बहुत परेशान किया। जैसे आर्मेनिया बॉर्डर से आप आर्मेनिया सिटी की तरफ आते हैं ना, येरेवन, तो पूरा एक जंगल एरिया है, पूरा Okay. जंगल है। तो वहाँ पे रास्ते में इतने डॉग्स मिले ना, तो 4 डॉग्स मुझे यूँ घेर के खड़े हो जाते थे। ओहो। और ऐसे यूँ जंगली डॉग्स थे यानी, तो वो तुमको छोड़े ही नहीं। तुम जैसे आगे जाओ तो वो एकदम बार्किंग उनका चालू ही रहता था। फिर सामने से कोई ट्रक आता था, वो हॉर्न मारता था, वो डॉग हटते थे, फिर मैं जाता था। और ऐसा एक बार नहीं, वही सेम रास्ते में 3 से 4 बार हुआ यानी। ओ बाप रे। मतलब भाई अब ये डॉग अब जाए तो अच्छी बात है यानी। तो इस डॉग्स ने मुझे परेशान किया था। बढ़िया। और हाउ डू यू फील अबाउट राइडिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड? सो अभी इतने कंट्रीज आप घूम लिए, हाउ इज़ द कल्चरल डिफरेंस दैट यू फील? क्योंकि यहाँ पे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगे। वहाँ क्या सीन होता है? वहाँ पे सब एक ही, मतलब या तो रिच है या तो पुअर है या तो मिडिल क्लास, जैसे अपने इंडिया में ऐसे ही हैं, या तो कल्चरल डिफरेंसेस वहाँ के भी है, मे बी इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, मे बी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे स्पीक, या तो आपको एज अ फॉरेनर देख के वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? ऐसा आपका कोई मोमेंट? तो कल्चर की बात करूँ, जैसे वहाँ के जो भी लोग हैं ना, वो एकदम नॉर्मल लोग हैं। जितने भी रिच हो, जितने भी रिच और पुअर का कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है। कोई भी चीज़ का ऐसे आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये बंदा कोई बड़े लेवल पे है, ये Okay. बंदा कोई छोटे लेवल पे है। इंसान को इंसान समझता है, और सबको अपनी अपनी एक वो है, रिस्पेक्ट वाली बात है, सही है, जो यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे नहीं है। सब यहाँ पे जगह। एक कैटेगरी सब अलग अलग कर ली है कि भाई Right. इसका ये लेवल है, इसका वो लेवल है, इसका इस हिसाब से। तो वो चीज़ मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगी। यहाँ तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं इस बात पे। वहाँ के लोग बहुत काम है, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, टाइम टू टाइम काम करते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं। सही। तो वो बहुत अच्छा है। एयर पोल्यूशन नहीं है, एयर हॉर्न क्वालिटी नहीं, इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। हॉर्न नहीं बजाते, हॉर्न मतलब गाली हुआ। फॉरेन में हॉर्न बजाना मतलब गाली देना हुआ। अब यहाँ पे तो जैसे मैं 4 मंथ्स के बाद यहाँ पे आया, तो लाइक ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गया यानी मैं यूँ, मैंने हॉर्न्स ही नहीं सुने। तो यहाँ पे तो हर 2 सेकंड में हॉर्न सुनने मिलता है। सही सही। तो वो थोड़ा इरिटेशन जैसा लगता है। और दूसरा कुणाल भाई, अभी इतना लंबा ट्रिप है, तो कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको वहाँ पे फेस हुए? में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ठंडी, आपने जैसे बताया आइस कहीं पे स्टार्ट हो गया माइनस में, सो कुछ आपको वेदर प्रॉब्लम वेदर थे। जैसे अभी कभी -5 था, तो दूसरे दिन ही 40 डिग्री भी आ गया है, हैवी रेन भी आ गया। तो वेदर्स बहुत सारे मिले, लेकिन टच वुड मैंने 120 दिन की जर्नी में कहीं पे भी एक सिंगल मेडिसिन नहीं ली है। मैं एक टाइम ही खाना खाता था, और राइड करता था तब खाना अवॉइड करता था, लिक्विड कॉफ़ी टी ले लेता था। तो क्या रहा कि भाई मैंने वो सब, क्योंकि अकेले जा रहे हो तो आपको आपकी सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना है। सही है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने टेकन केयर किया हुआ। बहुत बढ़िया। सो बहुत सारी कंट्रीज़ आप घूमे हो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर राइड। अभी कोई भी बंदा, जैसे अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैं भी दुबई हो, कहीं भी जाते हैं हम, पर्टिकुलरली ये देखते हैं भाई वहाँ से क्या ले जाए। मे बी फ्रिज मैग्नेट्स हो गया, अलग अलग टाइप की शॉपिंग हो गई, कपड़े हो गए। सो आपको ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर राइड डिड यू एवर फील कि नहीं भाई ये जगह का ये चीज़ अच्छा है, तो यहाँ पे शॉपिंग सस्ती है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका क्लॉथिंग में? शॉपिंग में ऐसा है कि मैं वैसे शॉपहॉलिक हूँ, लेकिन बाइक में स्टोरेज का प्रॉब्लम था। राइट। तो हर जगह से मैं सब कुछ नहीं ले पाता था, तो मैंने हर एक कंट्री के सोवेनियर कलेक्ट किए। उसमें फ्रिज मैग्नेट हो गया, पिन हो गई, फ्लैग पिन हो गई, फ्लैग पैच हो गया, किचन्स हो गया। राइट। इस तरीके से मैंने सोवेनियर कलेक्ट किए। और जहाँ पे भी 2 से 3 जगह मुझे जो मेरे फ्रेंड्स मिल गए जो नियर बाय में अहमदाबाद वापस आने वाले थे, तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा लगेज था, जो सोवेनियर मैंने जो कलेक्ट किया था, वो मैं उनको देता गया था। तो मुझे वो लगेज का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो हिसाब से मैंने शॉपिंग पार्ट मैनेज किया।
और दूसरा, आप जब ये इतना लंबा राइड कर रहे हो, हाउ अबाउट योर सिम कार्ड, क्योंकि आप यहाँ के ही सिम लेके बात किए थे, या तो आजकल कुछ ई सिम भी आया है? यस यस। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सिम कार्ड के में मेरे पास इंडिया के 2 सिम कार्ड थे। राइट। उसमें जियो था, एयरटेल था, दोनों पोस्टपेड कनेक्शन थे। एक दुबई का मेरा सिम था और एक मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ था, मैट्रिक्स ई सिम, राइट। तो चारों में मेरे इंटरनेशनल रोमिंग डेटा पैक सारे थे। तो ओवरऑल मुझे इंटरनेट का कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया। सब जगह इंटरनेट और डेटा पैक, फ़ोन कॉल सब जगह चल ही रहा है। बढ़िया। और ये पूरे राइड में आपको ऐसा कुछ लगा कि भाई ये कंट्री का राइड सबसे बेस्ट था, ये कंट्री का राइड मैं वापस शायद ना करूं क्योंकि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा? सो व्हाट वाज योर द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री दैट यू विजिटेड इन दिस एंटायर 45 कंट्रीज, और कौन सा ऐसा था कि नहीं भाई यहाँ मैं नहीं जाऊँगा वापस? वैसे देखने जाओ तो हर एक कंट्री का अपना अलग ही चार्म था। 45 कंट्री थी, लेकिन हर एक कंट्री की अपनी एक अलग अलग यूनिकनेस थी। जैसे उज़्बेकिस्तान है तो उसमें अलग ही पूरा कल्चर है। कजाकिस्तान है तो पूरी वो नेचुरल ब्यूटी है। ईरान है तो ईरान में जो लोगों का जो एंथुजियाज्म है वो पूरा अलग ही है। यूरोप में है तो यूरोप की ब्यूटी अलग है, स्विट्ज़रलैंड हो गया। तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग ब्यूटी है। मोनाको हो गया। मोनाको भी आप गए? हाँ, यस 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 यस। यार उसका एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि मैंने आज तक मोनाको की रील्स में देखे हैं। वहाँ लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी, उससे कम में गाड़ियाँ दिखती नहीं। तो वो कैसा रहा? मोनाको में ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, तुम गरीब हो और तुम यूँ कौन सी जगह आ गए हो कि यार नहीं हूँ। वहाँ पे सब जगह देखो तो जिससे लग्जरियस कार, जो लोग दिख रहे हैं, यानी एक अलग ही फीलिंग थी। यानी कि वो कंट्री आप कितने दिन रुके थे? मैं 3 to 4 आवर्स ही वहाँ पे स्पेंड किया था। क्योंकि वहाँ पे एक नाइट का मिनिमम कॉस्ट 500 यूरो से शुरुआत थी। मिनिमम। राइट। फिर वो मैक्सिमम तो कितना होगा, जैसे अपने फिल्टर लगा के अगर लोएस्ट से शुरुआत करते हैं तो उसमें 500 यूरो पर नाइट की खाली मोनाको में स्टे करने का कॉस्ट था। तो मैं मोनाको में स्टे नहीं किया था। मैंने, क्योंकि मोनाको इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट। जो 3 से 4 किलोमीटर में वो कंट्री। फर्स्ट इज आई गेस वेटिकन सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सेकंड ये आती है। yes, अब तो मैंने जितना रील्स देखा है उस हिसाब से सबसे लोएस्ट बजट है 15,000, जो कि लगभग 4-5 घंटे के लिए वो रूम देते हैं। बाकी उसके अच्छे या तो ओके रूम स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख रुपीज। इन्होंने 500 यूरोज बोला, मैं लैक्स में बता रहा हूँ, तो 1 लाख 1.5 लाख से उसके रूम्स पर नाइट स्टार्ट होते हैं। तो भाई इतने बड़ी कंट्री घुमाए वो। यस। तो वो मैंने पूरा सारा उसमें जो मेन प्लेसेस, 3 से 4 किलोमीटर था। तो मैं 4 to 5 आवर्स मैंने मोनाको में स्पेंड किए। फिर उसके बाद एंडोरा गया था। एंडोरा भी बहुत अच्छा था। यानी हर एक कंट्री की अपनी अलग ही ब्यूटी थी। तो ऐसा मैं यूँ नहीं बोल सकता कि वो कंट्री में वापस नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मौका मिला तो हर एक कंट्री में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। सही है। आप टर्की से गए थे? यस। कैपेडोशिया आपने विजिट किया है? कैपेडोशिया नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पैराशूट्स एक साथ में। यस वो एक्चुअली क्या है, मैंने टर्की में अंकारा और इस्तांबुल ही विजिट किया था। और वो दोनों जगह से वो प्लेस आई थिंक 600 to 7 किलोमीटर्स अवे था। राइट। तो फिर वो मैंने कवर नहीं किया। आप जैसे इस्तांबुल गए थे, वहाँ पे आपने हमस ट्राई किया है क्या? यस। बिकॉज़ मिडिल ईस्टर्न फूड इज रियली गुड। यस। मेरा फेवरेट एक्चुअली, एक फूड की भी बात करूँ तो जिससे फलाफल होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है, वेज शवरमा, तो यस तो वेज शवरमा जैसे फलाफल हो गया, तो आपके पास दूसरा कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रही है और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये फलाफल वेज ले लेता। तो मेरे को अच्छा भी लगता था, और ये सब जगह, ऑलमोस्ट सब जगह कबाब की शॉप रहती है तो मिल भी जाता था। बढ़िया। सो आपका कोई प्यारा सा इमोशनल मोमेंट थ्रू आउट दिस जर्नी में भी, आप फैमिली को ज़्यादा मिस करते हो कोई पॉइंट पे, या तो वहाँ लंदन पहुँचने के बाद यू फेल्ट कि भाई जो ड्रीम किया था 2 साल से, जिसके पीछे लगा था, वो आज फाइनली हो चुका है? ऐसा कोई मोमेंट? इमोशनल तो अभी जैसे क्या हो गया कि अभी प्रैक्टिकल हो गए है ना। इमोशनल की बात करें तो जैसे मिस होती है, जैसे आप मोर देन 3 मंथ्स के लिए घर से बाहर है, तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी वाइफ, आपकी डॉटर, आप बड़े हो सबको मिस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे अकेले जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, होटल बुक करना है आपको, खाना मैनेज करना है, साइट सीइंग मैनेज करना है, नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है, तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है आपको।
राइट। तो आप खुद इतने Busy बिजी हो रहते जाए। हैं तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है उन सब चीज़ के पीछे। राइट। उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो आप बिजी रहते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। राइट। और दूसरा ना भाई, मैंने आपके रील्स में देखा कि आप कहीं कहीं जब रुकते थे बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग्स हो जाती थी आजू बाजू में, लाइक व्हेन दे सी योर बाइक, सारे अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ पे स्टिकर्स लगाए Yes, थे, yes, तो yes, सारे yes. आपके साथ फोटोज़ और वीडियोज़ खिंचाते थे। तो वो आपको पब्लिक एंगेजमेंट कैसा लगा, या तो ऐसा कोई मोमेंट अगर जिससे आप रिकलेक्ट पब्लिक करो? एंगेजमेंट की बात करूँ, जिससे हर जगह, नॉट ओनली इंडियन, जैसे इंडियन नंबर प्लेट देख रहे हैं, इंडिया का फ्लैग देख रहे हैं, तो एक लोगों ने जो एप्रिसिएशन दिया है, जो भी एडवेंचर्स लवर है, जो एडवेंचर सीकर्स है, तो उन्होंने एक अप्रिशिएट किया कि इतनी सारी कंट्री आप घूम के आए हो, इंडिया से बाइक लेके आए हो, कोई पानी ऑफ़र कर रहा है, कोई खाना ऑफ़र कर रहा है, कोई बहुत सारी बातें कर रहा है, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, और अपना इंडियन और गुजराती बंदा कोई मिल जाता है तो वो तो तो अलग खुद मज़े। अलग ही हो जाता है। तो क्या होता है कि हर एक तरीके का एप्रिसिएशन मिलता है। राइट। तो एक तब यूँ प्राउड मोमेंट होता है कि नहीं, अपने अपने कंट्री के लिए कुछ तो किया है, कि एक अलग प्राउड मोमेंट। और जब लंदन में जब मैंने 15 अगस्त को अपना तिरंगा Flag, झंडा yes. लहराया था, तो वो एक मेरे लिए सबसे इमोशनल और बढ़िया। प्राइड मोमेंट था। राइट। बहुत बढ़िया, वो भी हमने देखा था। और सो हमने ये भी देखा था, कोई एक बिहारी का कुछ तो आउटलेट था जहाँ पे शायद आप पानी पूरी ऐसा समोसा, बिहारी का समोसा लंदन, घंटा वाला बिहारी का समोसा समथिंग था। ओके। तो वो लंदन में वेम्बली में था। तो उसका समोसा रियली में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कहीं पे भी उनके रील्स में मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, मिलियंस में। तो मैं भी गया ट्राई करने, समोसा खाया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उनकी रील्स मेरे 7 से 8 फ्रेंड्स ने भेजी थी कि भाई Okay. तू गया है तो ये क्योंकि जाना। हाँ, तो तू गया है तो समोसा खा के आना। तो भैया ने भी मुझे बाइक पे देखा, उन्होंने पहचान लिया कि भाई क्या बाइक लेके आए हो, ये मतलब भाई आपकी रील्स मुझे मेरे 8 से 10 लोगों फ्रेंड ने भेजी भेजा है, है, right. तो अभी आप भी मेरी रील बनाओ। तो भैया आए और उन्होंने ही वो लाइन्स Shoot बोली किया, कि ये yes. भैया अहमदाबाद से समोसा खाने स्पेशल आए हैं। तो वो बहुत भी बढ़िया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। गॉट इट। सो आपका थ्रू आउट एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपने अहमदाबाद से स्टार्ट किया, 101 दिन लगे आपको, 32,000 आपने किलोमीटर्स ट्रैवल किए, 45 कंट्रीज। हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस एज एन नटशेल, और हमारे व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहो विद दिस? देखो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी है। ये एक अपने आप के साथ की जर्नी है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, Right. तो जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप कैसे लाइफ में उसको फेस कर रहे हो, आप कैसे आप दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी चीज़ डिसाइड कर रहे हो उसको आप पूरा कर रहे हो। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल है, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कल्चर में, उनकी लाइफस्टाइल, वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर आप इस तरह की आप रोड ट्रिप कर रहे हैं और आप अकेले कर रहे हैं, तो एक 100 दिन पहले का कुणाल और 100 दिन बाद के कुणाल में बहुत फर्क डिफरेंस है, आ बहुत जाता फर्क है। है, और ये फीलिंग है, ये मैं वर्ड्स में बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन एक वो फीलिंग होता है कि अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और फुलफिल योर ड्रीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइस, मेहनत करो। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो आगे जाके ना ड्रीम्स अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो कीप वर्किंग हार्ड। और जैसे कुणाल भाई ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप लोगों के लिए भी सीख है कि आप मेहनत करो और जो आपके ड्रीम्स हो फुलफिल करो आगे जाके। कुणाल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया ट्रैवल जर्नी था आपका। अब मेन बात आवे पैसा नहीं, कि भाई टोटल आपको कितना बजट लगा स्टार्टिंग के, भाई प्लानिंग करने से लेके वीज़ाज, परमिशंस, वहाँ जाके होटल में रुकना, ये वो सब मिला के 101 डेज, हाउ मच डिड इट टोटली कॉस्ट यू? एक्सपेंस में क्या होता है कि जैसे कुछ फिक्स एक्सपेंस है, जैसे बाइक रिलेटेड एक्सपेंस हो गए, प्री जो भी इसका सारी चीज़ शॉपिंग की वगैरह, ये वीज़ाज़ के जो कॉस्ट लगे वो फिक्स है, कारनेट का कॉस्ट है वो फिक्स रहता है। अब रही बात होटल्स की न वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो वो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कुछ लोग टेंट कैरी करते हैं, राइट। कुछ लोग 2 स्टार में रह रहे हैं, कुछ 3 स्टार में रह रहे हैं, कोई 5 स्टार में रह रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कहाँ रुक रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं।
तो आप कौन सी कंट्री में कहाँ ज़्यादा रुक रहे हैं। अब जैसे यूरोप में पर डे की आप मैं कॉस्टिंग बता दूँ 20-25,000 तो मिनिमम लग जाता था, क्योंकि 10 से 12,000 की होटल हो जाती थी। आराम से। फ्यूल 4 to 5,000 का फ्यूल हो जाता था। खाना 4 से 5,000 का तो मिनिमम वन टाइम का खाना हो जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड करता है कि आप कैसे कहाँ रह रहे हो, कैसे मैंने अब आप डॉर्मेट्री में या हॉस्टल में रहोगे तो वो कॉस्टिंग एकदम कम हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड कि भाई आप किसके साथ कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, तो कॉस्टिंग का पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट स्टिल मोटा मोटी आपने कितना स्पेंड किया, या तो एक रफ रेंज कि भाई सब मिला के इतने से इतना रेंज में क्या है, जैसे मैं कभी है ना पैसे का इतना कोई काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्यों दुखी होना, ट्रिप करनी है, ट्रिप कर ली, ट्रिप ख़त्म हो गई, मेरा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैंने पूरा पे कर दिया। फिर भी किसी को जानना है तो मैंने एक ऑफ़र रखी है। ऑफ़र में ऐसा है कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं हिसाब दूंगा। अगर उसको ये पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करनी हो, ऐसा पूरी नहीं, उसको 20% 50% भी स्पॉन्सर करनी हो तो उसको मैं हिसाब दूंगा पूरा एकदम कि ये इतना पूरा एक्सपेंस हुआ है। सो गाइज ये बहुत वेग आंसर था, पर अब जिसको जानना है प्लीज़ अब आपका जो गेस है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखिएगा कि कितना क्या प्राइस हुआ होगा उनके टोटल ट्रिप का। सो अभी आते हैं कुणाल भाई रिगार्डिंग द क्लोथिंग, क्योंकि आप इतने जगह जा रहे हो, ऑब्वियसली जैकेट और वो सब पहनोगे, पसीना होने वाला है, यू नो इट इज़ गोइंग टू गेट वेट, स्मेली, स्टफ लाइक दैट। हाउ डिड यू मैनेज द वॉशिंग पार्ट, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम था। वंस यू रीच एट सर्टेन प्लेस आपको फिर नेक्स्ट डे वापस निकलना है, धोगे तो सूखेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें। आपने वो पार्ट को कैसे मैनेज किया? जी क्लोथिंग में मैंने 5 to 6 पेयर कैरी किया था। ओके। और बाइकिंग, हाँ 5 to 6 पेयर में ही मैंने पूरी कंप्लीट जर्नी की है। और ड्राई फिट में यूज़ करता था, तो क्या जल्दी सूख जाते थे। ओके। तो जो राइडिंग करते टाइम मैंने ड्राई फिट क्लोथिंग यूज़ किया है, तो वो इजीली तुरंत सूख जाते थे। और बाकी जहाँ मैं 2 नाइट्स के लिए स्टे करता था, वहाँ जहाँ लॉन्ड्री है तो वहाँ लॉन्ड्री का यूज़ कर लेता था। और जहाँ जैसा पॉसिबल होता था, जहाँ मुझे वॉशिंग का टाइम मिलता था, तो उसको मैं लॉन्ड्री में दे के या खुद धो के भी मैं उसको कर लेता था। सही है। अब ये अफेयर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है, हाउ डिड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, क्योंकि कैश इतना ले जाना तो पॉसिबल है नहीं। सो आपने करेंसी कन्वर्जन या तो करेंसी एक्सचेंज कहाँ कहाँ किया, या तो ब्रीफली कि आप कितना हैंडी ले गए, कितना अपने फॉरेक्स कार्ड या दूसरे जो भी आप कार्ड वापरते हो, कैसे आपने आपका करेंसी मैनेज किया है? जैसे करेंसी में क्या रहता है कि हर एक कंट्री की अपनी ओन करेंसी है। राइट। तो जैसे चाइना, नेपाल में अपने इंडियन करेंसी चल जाती है, इंडियन रुपीज़ से हो जाता है। चाइना में चाइनीज़ येन चलते हैं। और वीचैट में आपका क्रेडिट कार्ड डाल के आप वीचैट से भी पेमेंट कर सकते हैं। वीचैट, अलीपे और वीचैट करके एप्लीकेशन होती है, तो उससे आप पे कर सकते हैं। बाकी हर जगह आप डॉलर के सामने वहाँ की बॉर्डर पे आप लोकल करेंसी एक्सचेंज करके आप उसको पे कर सकते हैं। और बाकी क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सब जगह एक्सेप्टेबल रहते है, तो करेंसी का जनरली इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सब जगह अवेलेबल रहते ही है। ओके। सो आपके क्रेडिट कार्ड में बेसिकली सारे कंट्रीज़, क्योंकि कई कंट्रीज़ मैंने देखा है कि कोई जगह पे आपका कार्ड हर एक करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। यस। सो वैसे जगह पे आपने क्या किया पहले जैसे से? हाँ, ईरान है तो ईरान में कोई मास्टर वीज़ा चलते ही नहीं, तो फिर मैंने बॉर्डर से ही वहाँ की लोकल करेंसी कैश में ले ली थी। ओके। तो पहले से जैसे आप थोड़ा कैश पोर्शन रखा था, तो बॉर्डर से आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं लोकल करेंसी में। तो वैसे करेंसी को लेके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ओके। सो इतने लंबे राइड में कभी ऐसा आपको लगा कि भाई अब मैं थक हार गया हूँ, अब मेरे को मतलब बेसिकली कोई प्लान बी के नहीं भी वापस चलते हैं, या तो ये यहाँ रुक गए, अभी आगे का कैसे प्रोसीड करें, ऐसा कुछ? अब थकान की बात करूँ तो जैसे मुझे कोई भी चीज़ का कोई व्यसन नहीं है, ना ही मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना ही कोई ड्रिंक करता हूँ, कोई बैड हैबिट, नो टोबैको, नथिंग। तो मैं और मेरा टाइम, मेरी बाइक और मेरा म्यूज़िक, तो उसके अलावा कुछ ऐसा कोई बैड हैबिट्स थी नहीं। तो ना ही कि मुझे टाइम टू टाइम रुकना पड़ता था, और ऐसा कहीं पे भी मुझे ये वजह से प्रॉब्लम नहीं आया है। तो उससे विल पावर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत सही। तो राइड एकदम स्मूथली गई है। सो गाइज एक ये पॉइंट, दूसरा एक पॉइंट है टू राइड रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि आपका
आपकी फैमिली वेट कर रही है. सो दो यू हैव अ सुपर बाइक, यू डोंट फील कि नहीं भाई चलो अभी 150-200 भगाते हैं. कितना भी बड़ा सुपर बाइक हो, पर अगर आप 100-120 या उससे भी अगर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके चलाओ, सो लॉन्ग रन में वो काफ़ी आपको काम आने वाला है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब आप वहाँ से वापस यहाँ पे आए, आप बाइक लेके आए हो या तो आपने बाइक वहीं पे रहने दिया है और आप वहाँ से वापस आप कुरियर या तो पैकेजिंग कुछ कराने वाले हो? बाइक मैंने अभी वहीं पे रखा है. ओके. नेक्स्ट राइड अभी मैं प्लान कर रहा हूँ. अभी जब सारे पैसे ख़त्म हो गए, अभी पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे इकट्ठे करके देख रहा हूँ अगर नियर बाई फ्यूचर में कोई राइड प्लान हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो फिर मैं वहाँ से शिप में मंगवा लूँगा बाइक. ओके. सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपका वहीं से आगे राइड करने का प्लान है? यस, माइट बी वहाँ से मैं अगर कोई दूसरी कंट्री जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं शिप करवा सकता हूँ. सही है. और फिर मैं नहीं तो वापस होम कंट्री मंगवा लूँगा. आप जब वहाँ से इधर आए, हमें आपका एक रील देखा था जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब लोग आपको मिलने आए थे. हाउ वॉज दैट मोमेंट? हाउ इमोशनल वॉज इट फॉर यू पर्सनली कि भाई इतने दिन अकेले बिताने के बाद, इतने कंट्रीज करने के बाद आप वापस आपके लोगों को देख रहे हो? हाउ वाज दैट? एयरपोर्ट पे मैं जब आया तब मेरे लिए सरप्राइज़ था. सारी फ्रेंड्स, फैमिली सब मेरा एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे. एक इमोशनल मोमेंट था. जैसे ही मैं एयरपोर्ट से एंटर हुआ, सब आवाज़ लगा के चिल्ला के मेरा वेलकम कर रहे. तो फादर की आंखों में आंसू आ गए थे. तो वो एक जो मोमेंट था ना, वो एक प्रीशियस मोमेंट जो बोल सकते हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. और इस तरह से एकदम बड़ा वेलकमिंग हुआ है एयरपोर्ट पे, सब बैंड बाजा बजाते हुए, डांस करते हुए. फिर हम मंदिर गए थे यहाँ पे, तो फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आई थी. फिर मंदिर के एक जैनवाड़ी में एक फंक्शन रखा था, वहाँ पे पापा के सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लगभग 400 to 500 लोग गैदर हुए थे. वहाँ पे भी बैंड बाजा के साथ स्वागत, फायरवर्क्स, डांस वगैरह. फिर समाज में सम्मान हुआ 2 से 3 जगह. तो फिर पॉडकास्ट चल रहे. तो एक अलग ही मोमेंट था. जैसे मुझे यूँ अचीवमेंट है. यस, मुझे फील हुआ कि मेरी फिर से शादी हो रही है. नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. मेरे को खुद सुन के, इवन हमारे व्यूअर्स को भी सुन के बहुत मज़ा आने वाला है. सो गाइस, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कुणाल भाई, जो इतनी प्यारी सी जर्नी करके वापस इंडिया आ चुके हैं. सो जैसे मैंने आपको इस व्लॉग में पहले ही बताया था कि मैं भी कुणाल भाई के ग्रुप में था जहाँ पे वो ये राइड प्लान कर रहे थे लगभग 1 साल पहले. बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू ड्रॉ बैक बिकॉज ये राइड काफ़ी लंबा होता है और मैं अगर मेरा क्लिनिक छोड़ दूँ for that particular time, so it would be a big loss for me. So let's hear it from the man himself कि कुणाल भाई आपका प्रोफेशन क्या है वो थोड़ा समझाइए, और आपने जो इतनी लंबी राइड की, how did you manage your business or else your work staying there? प्रोफेशनली मैं CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट. नवंबर 11 में मैंने पास आउट किया था. मुझे 14 साल हो गए और प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और CA का प्रैक्टिस मैं 14 साल हो गए, तो बट ऑब्वियस है कि अभी ऑटो मोड पे हो गया. अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो काम नहीं रुकता है, बट ऑब्वियस है फ़ोन पे काम हो जाता है. तो काम तो ज़रूरी है. तो इतनी बड़ी, वैसे मैं जाता हूँ 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, लेकिन ये मेरी ड्रीम राइड थी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया. बट वर्क को मैं कंटिन्यू उसको मैनेज करता था फ़ोन पर. सो गाइस, कुणाल भाई की जो स्टोरी है वो ये हमें बताता है कि on 2 wheels you can counter endless roads, right? So it is that when there is passion you can do anything. No road is too long and no dream is unachievable. आप सारा कुछ मेहनत से अचीव कर सकते हो अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है. कीप योर सेल्फ हेल्दी, मेक श्योर आप रिस्पॉन्सिबली राइड करो. आप ड्राइव करते हो तो आपका हेलमेट या राइडिंग गियर्स फॉर श्योर आप पहनिएगा. So hope you guys all loved this particular podcast. Until next time, keep riding, keep believing. For more such vlogs and podcasts, do subscribe to our channel. Until next time when we meet you, keep riding, ride safe, stay well.